हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच आराशी ग्रुप डी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा वो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आया फ्रेंड्स, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स रिपीटेड हो रहा, और ये आराशी वाले ये जान चुके हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक ही जगह से पूछा रहा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी हेल्पफुल है, यानी रामबाण सिद्ध होने वाले आप लोग के बीच के एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग बस अब इस समय आप लोग देख लीजिए पूरा वीडियो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस प्रकार आप लोग का दिया रहेगा, दिया गया समीकरण कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए हम लोग, मैं आगे एक रासायनिक अभिक्रिया बता रहा हूँ फ्रेंड। देखिए ये ए बी है, अगर ये टूट कर ए प्लस बी में टूट जाता है तो फ्रेंड्स इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। यानी फ्रेंड्स, जब एकल पदार्थ यानी कि एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। और इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग को दिया रहेगा, पूछेगा कौन सा अभिक्रिया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह हो गया वियोजन अभिक्रिया। अगर वियोजन नहीं रहता तो क्या मानते हैं? अपघटन अभिक्रिया। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, अगर बोलता कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको अगर तोड़ते हैं तो ये क्या क्या प्राप्ति होती है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं क्या निकल रहा है, Na2CO3, Na2CO3, फिर H2O और CO2। यानी कि फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, और ये तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कच्चे पदार्थ। अगर क्वेश्चन बोलेगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए कौन कौन से कच्चे पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, H2O और CO2। तो ये रहा पहला का आंसर। क्लियर है? तो इसमें याद रखेंगे, इस ये क्वेश्चन जो आप लोग का किसका सूत्र है फ्रेंड्स? ये बेकिंग सोडा का भी है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा वियोजन अभिक्रिया। अगर क्वेश्चन आता है संयोजन अभिक्रिया से, तो फ्रेंड्स मैं संयोजन बता रहा हूँ। देखिए, अगर कोई दो पदार्थ यानी A प्लस बी है, ये मिलकर बनाता है AB, तो इससे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। नहीं तो ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, मैग्नीशियम को जला देते हैं, यानी मैग्नीशियम को अगर हम O2 की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? आप लोग को पता होगा, बिल्कुल Mg बनता है, MgO। अब देखिए, ये जो अभिक्रिया ये हो गया संयोजन। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें आप लोग को बोलेगा कि इसको बैलेंस करके करना है। तो देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पे 1 है, तो फ्रेंड्स इसके पहले हम लोग 2 लगा दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम भी 2 हो गया, और यहाँ मैग्नीशियम मात्र 1 है, तो इससे भी हम लोग क्या लगाए? 2 लगा दिए। अब देखिए मैग्नीशियम में भी 2 आ गया, और ऑक्सीजन में तो 2 ऑलरेडी था, यहाँ मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 हो गया। इस प्रकार आप लोग संतुलित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को पेपर में इस टाइप से रहेगा कि यहाँ पे एक्स के यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे वाई के यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए आप लोग अगर बैलेंस की तो एक्स के यहाँ पे भी 2 लिख दिए और वाई के यहाँ पे भी क्या लिख दिए? 2। तो इस टाइप का आप लोग का आएगा बैलेंस करने के लिए भी, तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर है? और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या जो होती है आपस में वो बराबर होती है। क्लियर है? जैसे देखिए मैग्नीशियम में परमाणु की संख्या कितना है? 2 है, यहाँ पर देखिए 2 है, ऑक्सीजन के भी 2 है, यहाँ पर 2 है। तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें आता है फ्रेंड्स एक विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया होता क्या? देखिए, विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें अधिक अभिकारक यानी कि अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को 3 लिस्ट में बताता हूँ। सबसे पहले सबसे अधिक होता है पोटासियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है फ्रेंड्स कैल्शियम, उसके होता है मैग्नीशियम, और ये होता है एल्युमिनियम। ये जो 5 जो तत्व है सबसे तेज रिएक्टिव मेटल होते हैं। क्लियर है? तो ये होता है सबसे अधिक। अब इसके बाद जो आता है, देखिए इसके बाद जो आता है फ्रेंड्स जिंक, लोहा आता है। क्या आता है? लोहा, एल्युमिनियम, जिंक सॉरी, इसके बाद आता है जिंक आता है। ठीक है, फिर आता है फ्रेंड लोहा आता है। ठीक है, फिर आता है हाइड्रोजन आता है, फिर आता है पीबी आता है, फिर कॉपर आता है। इस प्रकार सबसे कम जो होता है, सबसे कम जो होता है एयू आता है, फिर होता है एजी और एचजी, ये होता है सबसे कम। यानी कि फ्रेंड्स आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, ये जो होता है यानी पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सबसे तेज अभिक्रियाशील पदार्थ होते हैं। और जिंक, लोहा, हाइड्रोजन और ये कम यानी बीच में होते हैं। और ये पारा हो गया, सिल्वर हो गया, और ये क्या नाम है? ओरम यानी सोना, ये बहुत ही कम अभिक्रिया नहीं, ना के बराबर इसका अभिक्रिया होते हैं। तो ये होता है विस्थापन अभिक्रिया में। क्लियर है? तो विस्थापन अभिक्रिया का भी मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर फ्रेंड्स, अगर आप लोग के बीच क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, देखिए A प्लस बी सी है, तो इसका समीकरण क्या होगा? तो ये रहेगा, इसमें ए बी हो जाएगा प्लस सी। क्लियर है? और द्विविस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, इसमें आयन का आदान प्रदान होता है। क्लियर है? इसे याद रखेंगे, और इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं मूव ऑन करता हूँ। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है?
तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे संतुलित क्या होता है। ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें अभिकारक का उत्पाद में परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होता है। परमाणुओं की संख्या आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। देखिए इसमें यहाँ पे सोडियम की संख्या है। तो फ्रेंड्स देखिए सोडियम की संख्या इसमें कितना 2 है और इसमें सोडियम की संख्या कितना 1 है। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपस में बराबर है, नहीं है, तो ये संतुलित नहीं। पहला कैंसिल हो गया। सेकंड आते हैं। तो सेकंड आप लोग देखिए क्या लिख रहा है क्वेश्चन में। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन जरा सा भी ना हो। 4Al + 2O2। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग एल्युमिनियम देखेंगे। तो एल्युमिनियम की संख्या देखिए यहाँ पे 4 है ये, और इसमें भी एल्युमिनियम की संख्या आप लोग देख सकते हैं कितना 4 है ये, तो ये तो आपस में बराबर है। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन की संख्या देखो 2 2 4 है, यहाँ पे 3 दूनी 6 है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी आप लोग का बराबर नहीं है। सेकंड भी नहीं हो। अब थर्ड आते हैं कॉपर है ये में। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर की संख्या कितना है 2 है और इसमें मात्र 1 है, ये भी आपस में संतुलित नहीं है। अब लास्ट आते हैं थर्ड में। तो देखते हैं जिंक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जिंक है, कॉपर सल्फेट है। तो जिंक की संख्या इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। कॉपर संख्या 1 है, 1 SO4 ये 1 है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इसमें अभिकारक और उत्पाद की संख्या आपस में क्या बराबर है। तो आप लोग के सामने ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो संतुलित हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। लेकिन अगर फ्रेंड्स ये बोलता कौन सा अभिक्रिया है, तो इसमें देख सकते हैं ना अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ यानी जिंक जो है ना कॉपर को हटा के उसका स्थान ग्रहण कर लें, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ये कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो। ये क्वेश्चन 110% ग्रुप डी के पेपर में आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे उपचयन क्या होता है, ये अपचयन क्या होता है। तो फ्रेंड्स उपचयन देखिए, उपचयन बोला तो उपचयन को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो आप लोग ध्यान देखिए, उपचयन का कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले उपचयन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो उपचयन में सबसे पहले ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की संख्या में कमी होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। क्लियर है। अब देखिए अपचयन, अपचयन में ऑक्सीजन की संख्या में कमी आती है, हाइड्रोजन की संख्या में ऐड होता है और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, ये ऐड होते हैं, ये होता है फ्रेंड्स, ये होता है। क्लियर है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिएक्शन क्या दिया हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग में आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन था ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स पीबी यानी लीड ऑक्साइड था, कॉपर से अभिक्रिया कर रहा। तो देखिए आप लोग लीड ऑक्साइड में यहाँ पे ऑक्सीजन था, लेकिन क्या इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, यानी कि लीड ऑक्साइड में ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं है, यानी ऑक्सीजन की संख्या में कमी आ गया। तो जहाँ पे ऑक्सीजन में कमी आता है उसे क्या बोलते हैं, अपचयन। तो यहाँ पे ये अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अपचयन हो रहा है। हम लोग के ये क्वेश्चन आता है इसमें अपचयन किसका हो रहा। तो याद रखेंगे ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है यानी अभिकारक का ही अपचयन हो रहा। तो हमेशा पीबीओ का, हमेशा नहीं बल्कि जो अभिकारक होता है उसी का अपचयन होता है। तो पीबीओ का अपचयन हुआ। क्लियर है। अब देखिए अब आते हैं उपचयन के लिए पूछा जा रहा। ये हो गया अपचयन। अब देखिए यहाँ पे कॉपर था लेकिन यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कॉपर, यहाँ पे मिस्टेक है, शायद यहाँ कार्बन होना चाहिए फिर। ठीक है, ये कार्बन होगा। तो कार्बन में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं CO आ गया, यानी क्या आ गया, CO आ गया। ये कॉपर होगा यहाँ पे। ठीक है, मिस्टेक है थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे C था, यहाँ पे CO आ गया। तो यहाँ पे ये उपचयन हो गया। क्या हो गया, उपचयन। अब देखिए जिसमें अपचयन उपचयन दोनों होता है उसे बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये दिया गया अभिक्रिया तो रिडॉक्स अभिक्रिया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा, अपचयन किसका, उपचयन किसका हो रहा। तो सबसे पहले उपचयन, तो उपचयन किसका हो रहा, देखिए उपचयन किसका, Cu का हुआ। तो उपचयन का पे हम लोग Cu ले दिए। और अपचयन किसका हो रहा, PbO का। तो ऑप्शन नंबर होगा Cu और PbO, यानी ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिए बी हो गया आंसर। ठीक है, Cu और PbO। फिर से मैं बताता, देखिए इसमें ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें अपचयन हो गया, यानी कि PbO का अपचयन हो गया। इसमें था, इसमें आ गया, तो ये हो गया ये। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। देखिए विकृत गंधिता कौन से अभिक्रिया के कारण होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए, विकृत गंधिता जो होता है हमेशा उपचयन अभिक्रिया के कारण होता है। किसकी वजह से होता है, ये उपचयन अभिक्रिया की वजह से होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी पूछा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालते पर उष्मा निकालती कौन सा अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, जब भी चूने के देखो सफ़ेदी करते हैं तो आप लोगों को पता होगा सबसे पहले हम रिएक्शन करना चाहते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग गर्म करते हैं, किसको उपस्थिति में, मान लीजिए कि नहीं, अगर मान लीजिए फ्रेंड्स इसको हम लोग मान लीजिए गर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को भी गर्म करते हैं, किसको उपस्थिति में, देखिए चूने के सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालते हैं, यानी कि चूना में लोग पानी डाल दिए
तो कौन सा अभिक्रिया होती है? देखिए ये दो है ना, तो इसमें फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए कैल्शियम एक तो हाइड्रोक्साइड बनेगा ये और H2O निकलेगा। तो ये जो अभिक्रिया इसमें हमेशा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सा अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी संयोजन, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस, लोहे के किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर होता है। इस प्रक्रिया में कौन सा विक्रिया हो रही है? तो फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे, सबसे पहले लोहे के किल है यानी Fe, इसको डालना है कॉपर सल्फेट के विलयन यानी CuSO4 में हम लोग को डालना है ये। तो देखिए ये अभिक्रिया हो रहा, हम आप लोगों को बताए थे लोहा, देखिए कॉपर जो है ना, देखिए लोहा जो होता है ना कॉपर की तुलना अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ पे Fe आ जाएगा, SO4 के प्लेस पे आ जाएगा और Cu को हटा देगा। तो ये देखिए अधिक अभिक्रियाशील वाला पदार्थ कम को हटाकर जगह स्थान ग्रहण कर रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक की बात कर रहा, तो फ्रेंड्स इसमें लिटमस हो जाए। क्या होगा? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। अब क्वेश्चन आता है लिटमस की प्राप्ति किससे होती है? तो लिटमस की प्राप्ति जो होता है लीचन से होती है। किससे होता है? लीचन पदार्थ से होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता कि इसका रंग कैसा होता है, तो इसका जो अपना रंग होता है, इसका अपना रंग बैगनी होता है। ये याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी प्रकृति जो छात्र यानी लिटमस की जो प्रकृति होती है वह उदासीन होते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स? उदासीन। देखिए इसकी प्रकृति अगर पूछता है तो उदासीन हो गया, ठीक है। और इसका रंग अगर पूछता है तो बैगनी हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? बैगनी हो, इसे याद कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो पाएगा? तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले ये जानना चाहेंगे लाल, तो लाल कौन सा होता है? देखिए लाल के बारे में बोल रहा, तो हम लोग एक चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए हम लोग एसिड बेस साल्ट में पढ़ चुके हैं, एक ट्रिक में बताता हूँ, एक ट्रिक याद करें। अनिल, अनिल नाम का कोई लड़का है, शायद आप भी होंगे। तो देखिए आज से होता है अम्ल, अम्ल जो होता है वह नीला को लाल करता है, अम्ल नीला को लाल करता है, यानी जितना अम्ल होगा वह नीला को लाल करेगा। तो फ्रेंड्स इसमें देखें ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्ल है ये। HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, ये भी अम्ल है। CH3COOH यानी फ्रेंड्स ये भी एसिटिक अम्ल है। लेकिन ये देखिए ग्लूकोज है, क्या ग्लूकोज लाल करेगा? नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो, बल्कि डी हो गया, ग्लूकोज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि लाल नहीं होगा। बाकी सब ये सब अम्ल है। क्या ये अम्ल है? तो ये नीला को क्या करेगा? ये लाल कर देगा, नीला को लाल कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये अम्ल है, ठीक है। ये सब अम्ल होने की वजह से। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप लोग के बीच क्वेश्चन आता है ये चारों में से सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन है, तो उसके लिए एक ट्रिक याद कर लिए, हंसा, HNSA। तो देखिए H से हो गया फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, क्लियर है। उसके बाद N से होता है नाइट्रिक अम्ल, उसके बाद सेकंड टर्म में ये होंगे। उसके बाद H से होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4, जिसे हम लोग को राजा भी कहते हैं, ये होता है थर्ड प्लेस पे। और चौथा पे होता है एसिटिक अम्ल, यानी इसका सूत्र CH3COOH होता है। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले ये जानना चाहेंगे क्रिस्टलीकरण होता क्या है ये। तो क्रिस्टलीकरण उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें लवण के यानी कि जल के कुछ अनुपस्थित होते हैं, यानी कि जल के कुछ जिसमें अनुपस्थित होते हैं उसे बोलते हैं क्रिस्टलीकरण, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग H2O सबसे पहले देखना चाहेंगे, किसमें H2O है, जल मौजूद है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए ध्यान से इसमें देखिएगा, तो देखिए कॉपर सल्फेट के ये है, तो इसमें देखिए 5H2 है ना, ये 5H2 है ना, देखिएगा ध्यान से, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ पूरा डिटेल से। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें 5H2 है ना, तो जिसमें जल के अणु आएगा, किसका आएगा? जल के अणु आ गया। अगर बोलते हैं इसमें जल के कितने अणु, तो जल के 5 अणु है। तो जिसमें जल के अणु होता है उसी बोलते हैं क्रिस्टलीकरण, क्लियर है ना। वो प्रक्रिया जिसमें जल के अणु उपस्थित होते हैं उसे बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। तो ये हो गया CuSO4 5H2O, कॉपर सल्फेट, इसे नीला तोता भी कहते हैं। नेक्स्ट, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, NaHCO3 का, ठीक है। यानी कि NaH बेकिंग सोडा का प्रयोग हम लोग जो करते हैं अग्निशामक यंत्र में भी करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग देखना चाहते हैं। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों? तो देखिए जल की अनुपस्थिति की बात करें, जल की अनुपस्थिति, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करता? तो फ्रेंड्स इसमें ये होता है, देखिए जब भी अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है यानी वह H+ के आयन में टूटेगा। अगर ये प्रदर्शित कर रहा तो वो H+ आयन में टूट रहा, अगर प्रदर्शित नहीं कर रहा तो वो H+ आयन में नहीं टूट रहा, यानी कि वो H+ आयन में नहीं टूटता है, ठीक है। तो देखिए जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना
अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया? समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, पदार्थ ABCD का pH मान दिया हुआ है, तो पदार्थ कौन सा अम्लीय कौन क्षारीय बोल रहा है, कौन सा अम्लीय है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखिए, सबसे पहले pH पर हम पढ़ चुके हैं 0 से लेकर 14 के बीच में होता है, और जिसका pH मान 7 होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए जिसका pH मान 012 होता है या 013 तक होता है, उससे हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल, ठीक है। और जो फ्रेंड्स जिसका अगर आता है 4, 5, 6, 7 के बीच में, उसे बोलते हैं दुर्बल अम्ल। और वही अगर आप लोग के बीच अगर क्वेश्चन बोलता है अगर जिसका pH मान 14, 13, 12 तक है, उसे बोलते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। लेकिन अगर 10 से 8 से लेकर 10 के बीच में आता है, उसे बोलते हैं दुर्बल क्षार। ये होता है कंडीशन। क्लियर है? तो आप लोग को इतना जानकारी मिल चुका होगा। क्लियर है? यानी कि देखिए, शुरू वाला लास्ट और दोनों होता है प्रबल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ये प्रबल होता है, प्रबल होता है, ठीक है। ये अगर अम्ल है तो ये क्षार हो गया, ठीक है। और ये जो बीच वाले होता है, यानी कि ये जो बीच वाले में, इसको बोलते हैं दुर्बल। तो फ्रेंड्स हम लोग के क्या बोला? 2। कौन सा अम्ल है? तो 2 तो यहाँ पे आएगा ना, तो 2 क्या आएगा? अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी आ गया, अम्ल हो गया, ठीक है। क्लियर है? अगर 7 की बात कर, सॉरी 2 है ना ये, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। और अगर 7 क्षारीय हो गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे आप लोग। है नेक्स्ट, यह कौन सा, देखिए इस चित्र भी क्वेश्चन पूछा, आप लोग ध्यान देंगे इस चित्र में कौन सा विक्रिया हो रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सिल्वर क्लोराइड है, तो हम लोग लिखना चाहते हैं सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है AgCl2 होता है। अब ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ये सूर्य का प्रकाश है, जिसे हम लोग बोलते हैं UV। यार ये टूट कर देखिए, जब भी बनेगा ना सिल्वर बन जाएगा, और ये क्लोराइड आपका Cl2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखिए एक सिल्वर क्लोराइड का सूत्र AgCl के बराबर होता है, ठीक है। अब ये टूट रहा फ्रेंड्स सिल्वर UV की उपस्थिति में, तो ये टूट कर बन रहा है Ag+Cl2 बन रहा है ये, ठीक है ना। तो देखिए एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करना, तो इसे हम लोग बोले हैं वियोजन अभिक्रिया। तो इसे हम लोग सबसे बैलेंस करेंगे। यहाँ क्लोरीन संख्या 2 है, यहाँ मात्र 1 है, तो यहाँ पे लोग 2 लगा दिए हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सिल्वर की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे मात्र 1 है, तो इसको भी 2 कर दिए, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो बोले कौन सा अभिक्रिया? तो ये अभिक्रिया हो गया आप लोग के सामने वियोजन अभिक्रिया। कौन सा हो गया फ्रेंड्स? अभियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगर बोलता है सिल्वर क्लोराइड को जब गर्म करते हैं कौन सा रंग हो जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यह जो कलर है ना, सफ़ेद से धूसर हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, तो इसका जो रंग होता है ना, वह सफ़ेद से धूसर हो जाता है, धूसर, याद रखेंगे, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारे बीच पूरा रहा था, ये केमिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है, जो केवल मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में पूरे एक्सप्लेन कर केवल आप लोगों को दिखा देता हूँ। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम के द्वारा होती है? तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? शरीर के अनुरक्षण यानी शरीर के बचाव से संबंधित वे सारी प्रक्रिया जो हमारे लिए पोषण का कार्य करती है, श्वसन का कार्य करती है, उत्सर्जन का कार्य करती है, उसे बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो फ्रेंड्स ये तीनों आपका जैव प्रक्रम है, लेकिन और ये संवहन भी होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या बोला ना, ये अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना। तो फ्रेंड्स अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से जो बाहर जिस विधि से निकलता है उसे बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। क्लियर है? और हमारे मनुष्य के बॉडी में 4 उत्सर्जन अंग होते हैं। तो पहला जो होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? लंग्स, ठीक है, जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। क्लियर है? एंड नेक्स्ट जो हम लोग का होता है उत्सर्जन हुआ स्किन होता है, ठीक है, जिससे हम लोग का पसीना निकलता है। क्लियर है? और नेक्स्ट हम लोग का जो पार्ट्स होता है वह किडनी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? किडनी, जहाँ से यूरिन का निकलता है। क्लियर है? ये आप लोग का बॉडी का क्या हो गया? उत्सर्जन अंग हो गया। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा उत्सर्जन। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले देखिए क्या बोला, ऑक्सीजन गैस का बनना किस यौगिक? तो इसमें देखिए ऐसे तो एनसीईआरटी बोलता है जल का है, तो इसका फ्रेंड्स जल इसका आंसर होगा। एनसीईआरटी बोलता है जल का, लेकिन मैं प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया को मैं समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए प्रकाश संश्लेषण की जब सूर्य के प्रकाश में CO2 और H2O रहता है, ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रहता है यानी सूर्य का प्रकाश आता है, यहाँ पे क्लोरीन होता है यानी फिर क्लोरोफिल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? क्लोरोफिल यानी CH लिख दिया हूँ। ये टूटने पर हमेशा याद रखिएगा, ये टूटने पर जो प्राप्त होता है ये ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है, और इसके साथ हम लोग के बीच में ना O2 प्राप्त होता है और 38 ATP एनर्जी प्राप्त होता है। इसे हम लोग बोलते हैं
प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो क्वेश्चन बना प्रकाश संश्लेषण होने वाली ऑक्सीजन गैस। देखिए ऑक्सीजन गैस है ये, किस यौगिक के टूटने से बना है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जल। क्या होगा? जल के टूटने से ऑक्सीजन गैस बनता है। और ग्लूकोज जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना पड़ेगा अमीबा। तो अमीबा एक देखिए, सबसे पहले ये तो होते हैं अमीबा जो होते हैं फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वयंपोषी नहीं होंगे, क्योंकि स्वयंपोषी में केवल दो चीज़ शामिल होते हैं, एक होते हैं हरे पेड़ पौधा, एक होते हैं जीवाणु क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। नील हरित जिसे शैवाल बोलते हैं, ठीक है। तो अमीबा, तो देखिए सबसे पहले परजीवी में आते हैं। तो परजीवी के 3 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं फ्रेंड्स परजीवी पोषण प्रणाली। तो परजीवी पोषण प्रणाली उस पोषण प्रणाली या उस जानवर को या उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो अपने जीवन के लिए किसी अन्य पर निर्भर होते हैं। जैसे अमरबेल, क्या होगा फ्रेंड्स? अमरबेल हो गया, या फिर जू हो गया, ये सब होते हैं परजीवी पोषण प्रणाली जो अपने जीवन के लिए किसी अलग पर डिपेंड होते हैं, उसे बोलते हैं परजीवी। जैसे अमरबेल हो गया, जू हो गया, मच्छर हो गया, इसे बोलेंगे परजीवी पोषण प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये हो गया। नेक्स्ट होता है प्राणी समजीवी भोजन। तो प्राणी भोजी पोषण के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन के लिए किसी अदर पर डिपेंड होते हैं। जैसे हम लोग किसी से भोजन तो प्राप्त करते हैं, लेकिन हम लोग भोजन जब प्राप्त करते हैं ना तो उसे लोग पचाते हैं, यानी जो भोजन को पचाता है उसे बोलते हैं प्राणी समभोजी पोषण। जैसे हम लोग हो गया, मनुष्य हो गया, ठीक है, जानवर हो गया, प्राणी समभोजी में इसी के अंतर्गत अमीबा भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मृत जीवी पोषण। तो मृत जीवी पोषण उस पदार्थ को कहते हैं जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, क्लियर है। तो प्राणी में पाचन होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? ये पाचन होता है, ये डिपेंडेबल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, प्राणी समभोजी पोषण। हम लोग भी इसी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अमीबा का आकार कैसा होता है फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया था? तो लार में जो होता है पेप्सिन टाइलिन एंजाइम पाया था। कौन सा फ्रेंड्स? टाइलिन एंजाइम पाया था, ठीक है। और इसी एंजाइम को हम लोग बोलते हैं सलाइवरी एंजाइम बोलते हैं, सलाइवरी एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले याद रखेंगे आप लोग टाइलिन ट्रिप्सिन। देखो अब देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ गए। लार में कौन सा एंजाइम पाया था? टाइलिन एंजाइम पाया था। अब अगर क्वेश्चन आता है ये एंजाइम होता क्या है, तो एंजाइम जो होता है फ्रेंड्स वह जैव उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? ये जैव उत्प्रेरक पदार्थ होता है। एंजाइम एक देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले ध्यान रखिए हमारे बॉडी में ग्रंथि होती है। क्या होती है? ग्रंथि 2 भाग में टूटता है। एक होता है एंजाइम, क्या होता है फ्रेंड्स? एक होता है एंजाइम और एक होता है हार्मोन। एक होता है एंजाइम, एक होता है हार्मोन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, जो शरीर के बाहर निकलता है, यानी बाहर जो शरीर से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं एंजाइम, और जो शरीर के जो अंदर रहता है उससे बोलते हैं हार्मोन। जैसे कि हम लोग का डे टू डे हम लोग में हार्मोन्स वृद्धि हो रही है, यानी कि दाढ़ी मोच आता है ना, ये तो ये हार्मोन की वजह से होता है। लंबाई में वृद्धि हो रहा है, चौड़ाई में वृद्धि हो रही है ना, तो ये सब होता है हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। इंटरनली वर्क होता है। और एंजाइम जैसे पसीना निकलता है, आंसू निकलता है, लार गिरता है, तो ये सब होगा एंजाइम की वजह से, ठीक है। तो ये होता है, और ये होता है ग्रंथि, क्लियर है ना। तो ये होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि होता है हम लोग हमारी बॉडी का लीवर ग्रंथि, यानी यकृत ग्रंथि होता है, ठीक है। तो देखिए तो क्या बोल रहे हो, लार में कौन सा एंजाइम पाया था? तो इसमें हो गया, इसका आंसर हो गया टाइलिन एंजाइम हो गया, ठीक है। और ये मुंह में पाया जाता है, इसे सलाइवरी एंजाइम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आता है, अब हम लोग तो एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं है, अगर क्वेश्चन आता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज कहाँ पाए थे, तो याद रखें ये सब जो पाई जाती है वह अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पाए थे फ्रेंड्स? अग्नाशय, यानी अग्नाशय में आप लोग के सामने 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है पेप्सिन, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज जो चेंज करता है वह लिपिड, यानी वसा को देखिए, वसा जो है ना वह लाइपेज में बदलता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन जो है ना, वह प्रोटीन जो होता है फ्रेंड्स वह ट्रिप्सिन में बदलता है। और पेप्सिन जो होता है ना वह कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज का टूटता है, क्लियर है। नेक्स्ट याद रखेंगे, सब काफ़ी महत्वपूर्ण बता रहा हूँ मैं ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो याद रखें सबसे पहले देखिए यहाँ विखंडन बोल रहा, तो श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड का जल एवं विखंडन, तो विखंडन जो होता है वह टूटता है, यानी कि वह कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स? कोशिका द्रव में, जिसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म में कहते हैं, क्लियर है, याद रखेंगे।
ठीक है। और जमा कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। तो विखंडन कहाँ होता है, तो याद रखेंगे कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, कोशिका द्रव्य में होता है। अब देखिए याद रखेंगे आप लोग, सबसे पहले श्वसन प्रक्रिया दो प्रकार की होता है, वायवीय एक होता है अवायवीय। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, श्वसन प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है उसे बोलते हैं पायरुवेट। क्या बोलते हैं, पायरुवेट। और दूसरा चरण को हम लोग बोलते हैं चाहे वायवीय श्वसन या फिर अवायवीय श्वसन। तो देखिए ये मान लीजिए कि देखिए ध्यान से सुनिएगा, हम लोग अवायवीय श्वसन बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए ये अवायवीय श्वसन है, C6H12O6, ये वायु की अनुपस्थिति में बनता है ये। तो इससे अगर अभिक्रिया करते हैं ना तो ये C2H5OH प्राप्त होता है और इसके साथ साथ CO2 गैस बाहर निकलता है और इसमें ऊर्जा मिलता है। तो देखिए इथेनॉल का जब प्राप्ति होता है इसमें 2 ATP ऊर्जा मिलेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से 2 ATP ऊर्जा मिलेगा, लेकिन ये समझ में आ गया होगा ना। तो इथेनॉल का जब टूटेगा तो 2 ATP ऊर्जा मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन वही फ्रेंड्स याद रखेंगे, लेकिन वही अगर मान लें कि ग्लूकोज है ये C6H12O6 है, ये वायु की अनुपस्थिति में टूटता है। अगर लैक्टिक अम्ल में टूटता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल का भी यही सूत्र लिखते हैं। मान लीजिए टूटा C2H5OH प्लस CO2, अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं लैक्टिक अम्ल बना, यानी लैक्टिक अम्ल का सूत्र यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए C3H6OH हम लोग ये निकाल सकते हैं यहाँ से सूत्र, ठीक है। सॉरी OH नहीं होगा, C3, देखिएगा फ्रेंड्स C3H6 O कहाँ गया मिस्टर सागर, ओ अगर हम लोग निकालते हैं तो O3 निकलता है। ये जो होता है लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है, ठीक है। और लैक्टिक अम्ल में हमेशा 2 ATP का ऊर्जा बनता है, सॉरी 3 ATP का। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया कोशिका द्रव्य हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिए सबसे पहले हम बोल रहे हैं पौधों में जल और खनिज लवण का संवहन। तो याद रखिए खनिज और जल का जो संवहन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। देखिए ये जाइलम, अब देखिए जाइलम JY, अब देखिए हम लोग ये जानना चाहेंगे जाइलम होता क्या, फ्लोएम क्या होता है। आप लोग पौधे के बारे में पढ़े होंगे। तो पौधे में सबसे पहले फ्रेंड 2 प्रकार के उत्तक पाए, एक पाए जाते हैं विभाज्य उत्तक पाए जाते हैं, और एक पाए जाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग अस्थायी उत्तक। तो विभाज्य उत्तक में फ्रेंड्स 3 पाए जाते होंगे, आप लोग पढ़ोगे पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कॉलिनकाइमा। पैरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा जो होता है, देखिए विभाज्योतक में फ्रेंड्स 2 होते हैं, एक सॉरी मिस्टेक हो रहा फ्रेंड्स, विभाज्योतक में 3 प्रकार के होते हैं। सॉरी मैं बता, देखिए विभाज्योतक में 3 प्रकार एक पाए थे। देखिए मान लीजिए प्रकार पहला जो होता है यहाँ पे वो 1 2 3 होता है, एपीएल होता है फ्रेंड्स, पहला बोलते हैं एपीएल बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बोलता है, थर्ड को बोलते हैं लैटरल होता है, ठीक है। और अस्थाई, देखिए मैं बता रहा हूँ बहुत सारा डिटेल के साथ बताने की प्रयास कर रहा हूँ। देखो विभाज्योतक जो ना अपने ये विभाजन करते रहता है। अब नेक्स्ट होता है अस्थायी उत्तक। तो अस्थायी उत्तक के मेनली 2 प्रकार होते हैं। अस्थायी उत्तक के फ्रेंड्स मेनली 2 प्रकार होते हैं। तो पहला होता है सरल उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक, और दूसरा होता है जटिल। पहला होता है सरल और दूसरा होता है जटिल। अब देखिएगा सबसे पहले सरल जो अस्थायी उत्तक होते हैं इसके कुल 3 प्रकार होते हैं। कौन होते हैं, सरल अस्थायी उत्तक उस उत्तक को कहते हैं जो आपका सरल होता है, यानी जो एक ही प्रकार के उत्तक से मिलकर बना उसे बोलते हैं सरल अस्थायी उत्तक, ठीक है। आप पत्ती के सबसे निचली पार्ट्स को हम बोलते हैं सरल अस्थायी उत्तक। और जटिल यानी जो 2 या 2 से अधिक उत्तकों से मिलकर बना उसे बोलते हैं जटिल अस्थायी उत्तक। तो सरल अस्थायी उत्तक के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पैरेनकाइमा, दूसरा होता है कॉलिनकाइमा, तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। PCM याद कर सकते हैं आप लोग। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो पैरेनकाइमा होता है, पैरेनकाइमा जो काम करता है वह पैकिंग का काम करता है, यानी पैकिंग, यानी कि पेड़ पौधे में जो पैकिंग का जो काम करता है वह पैरेनकाइमा करता है। कॉलिनकाइमा जो करता है वह क्लोरोफिल का कार्य करता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधा हिलते डुलते हैं, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा ये मृत होते हैं। क्या होते हैं, ये मृत होते हैं। और ये जो होता है नारियल का रेशा हो गया इनमें पाया जाता है। ये जो अखरोट होता है या फिर बादाम के जो ऊपरी पार्ट्स होता है उसमें पाया जाता है। ये मजबूत करते हैं। ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, मजबूत करते हैं। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं जटिल उत्तक। तो जटिल उत्तक के मेनली 2 प्रकार होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स, देखिए जटिल के बारे में बता रहा हूँ, एक जटिल उत्तक के फ्रेंड्स 2 प्रकार होते हैं। तो पहला होता है सरल अस्थायी उत्तक। क्या होता है फ्रेंड्स, सॉरी जटिल में 2 होते हैं, एक होते हैं जाइलम, क्या होते हैं, एक जाइलम और एक होते हैं फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम के बारे में बता रहा हूँ, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा। तो देखिए जटिल में 2 होते हैं। जटिल में फ्रेंड्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, लिख देता हूँ मैं। जटिल में 2 होते हैं, पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जाइलम एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम में कुल 4 प्रकार की कोशिका होती है और इसमें भी
चार होते हैं, जाइलम में भी 4 प्रकार होते हैं, फ्लोएम के भी 4 प्रकार होती है, ठीक है। तो जाइलम का जो काम होता है, जाइलम जो एक दिशी होती है, जाइलम क्या होता है, एक दिशी होती है, ठीक है। लेकिन फ्लोएम क्या होता है, देखिए एक दिशी यानी कि जाइलम होती है एक दिशी, फ्लोएम होता है 2 दिशी होती है, ठीक है। और जाइलम का जो काम होता है, जल एवं खनिज लवण को जड़ से लेकर पूरे पेड़ पौधे के भागों तक पहुंचाने का कार्य होता है। लेकिन फ्लोएम क्या करता है ना, ये सूर्य के प्रकाश में जो तने जो जो खाना बनता है उसे पौधे के पूरे भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। अब फ्लोएम में देखिए इसमें 2 रेखा होता है, यानी कि आने या जाने का होता है, जबकि जाइलम में केवल एक ही भाग होता है। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। और जाइलम में जो होता है, यानी एक होता है वाहिका, वाहिनिकाएँ होता है, एक होता है पैरेनकाइमा होता है, एक होता है फाइबर होता है। तो फ्रेंड्स इसमें याद रखेंगे, इसमें जो पैरेनकाइमा जो होता है वो केवल जीवित होता है, बाकी सब मृत होते हैं, ठीक है। अवाहिका अवाहिनियों के द्वारा इसमें जल आदान प्रदान होते हैं। क्लियर है। तो ये था, तो इसका आंसर क्या था मैं आप लोगों को बता दिया था। इसमें आंसर हो गया जाइलम, जाइलम के प्रकार पूरा बता दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आता है फ्लोएम, क्या फ्लोएम भी बता दिया हूँ। अगर क्वेश्चन पूछता फ्रेंड्स रंध्र क्या है, तो पत्ता में जो छोटे छोटे भाग होते हैं उसी बोलते हैं रंध्र बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रंध्र से क्या करते हैं ना, वो आदान प्रदान करते हैं। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है। किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, समष्टि। तो समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है। तो आवश्यक जिसमें आएगा जनन, क्या आएगा, जनन। क्योंकि अपना समष्टि को अपना अस्तित्व बनाए रखने के जनन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है जनन क्या होता है। जनन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग अपने ही जैसे एक नए संतान का उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इससे डीएनए, हम लोग के बॉडी में क्या पाया था फ्रेंड, डीएनए, क्या पाया था, डीएनए। तो डीएनए से अगर डीएनए आ रहा है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन यहाँ ही पूछता है, अगर डीएनए से डीएनए आ रहा है, जैसे कि देखिए हम लोग को मनुष्य का जन्म मनुष्य से ही होता है, तो डीएनए से डीएनए का अगर जन्म हो रहा तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डीएनए से डीएनए जो होता है इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। याद रखें क्वेश्चन पूछता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर डीएनए से अगर कोई आरएनए में बदल रहा, किस में बदल रहा है, ये आरएनए में बदल रहा, तो इसको बोलते हैं, एक होता है आरएनए से डीएनए में। ये 3 कंडीशन आप लोग ध्यान से देख ले, क्वेश्चन ये ग्रुप डी में पूछ रहा है, एक आरएनए से डीएनए में बदलना। तो फ्रेंड्स आरएनए, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो फ्रेंड्स आप लोग पता हो, इससे पहले कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में आप लोगों को पता होगा जो विषाणु होता था उसमें क्या पाया था, आरएनए। तो आरएनए से डीएनए में बदलता था, तो हम लोग एक टेस्ट करते थे, उसको क्या बोलते थे, आरटीपीसीआर। क्या बोलते थे फ्रेंड्स, आरटीपीसीआर बोलते थे। तो आप लोग को ये जाना पड़ेगा आरटी का अर्थ क्या होता था। देखिए आर से होता था रिवर्स, सी से होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो आप लोग सबसे पहले समझिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। अगर डीएनए अगर आरएनए में चेंज होता है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए अगर आरएनए में चेंज होता है ना तो इस विधि को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते थे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ आरएनए डीएनए में चेंज हो रहा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये होता आप लोग इतना रूल में बताओ, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो गया, जनन। क्या हो गया, ये जनन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, दिए गए चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखना चाहें कौन सा ये, तो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है, क्या दिया फ्रेंड्स, एक ये चित्र दिया हुआ है ना। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए 3 भाग में बढ़ गया, एक भाग में बढ़ रहा है, ये 2 भाग में, 3 भाग में टोटली बढ़ गया। फिर देखिए 3 भाग में ना, 1 भाग, 2 भाग है, 3 भाग। अब देखिए लास्ट टाइम फाइनली तो अभी आप लोग ध्यान देखिए ना, ये जैसा था वैसे ही ये भी आ गया। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये जैसा था जस्ट लाइक सेम वैसा बन गया। फिर इसी के साथ ये भी बन गया, ये भी बन गया, यानी सेम फर्स्ट के जैसा बन गया। तो यानी कि वे अलैंगिक जनन, ये सबसे पहले एक अलैंगिक जनन है। वैसे अलैंगिक जनन जिसमें जैसा पहला पार्ट्स होता है उसी जस्ट लाइक सेम टूट कर बिखर कर वैसे ही बन जाएगा, अलग अलग भाग में बिभट जाएगा। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं पुनरुद्भवन। क्या बोलते हैं, ये पुनरुद्भवन। ये जो एग्जाम्पल हुआ प्लेनेरिया का है, किसका फ्रेंड्स, प्लेनेरिया। एक प्लेनेरिया एक जीव है जिसका एग्जाम्पल दिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पुनरुद्भवन। क्या होगा फ्रेंड्स, पुनरुद्भवन, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ऑपरेशन से खेल देता हूँ, मुकुलन। मुकुलन विधि के द्वारा ईस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ईस्ट या फिर हाइड्रा जनन करते हैं। विखंडन, विखंडन विधि द्वारा करते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम करते हैं, मलेरिया प्लाज्मोडियम करते हैं। द्विखंडन से फ्रेंड्स अमीबा करते हैं, कौन से करते हैं, ये अमीबा। और पुनरुद्भवन बता दिया। और इसी विधि को हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन उस विधि को कहते हैं जिसमें काफ़ी कम विभिन्नताएं पाई जाती है या फिर ना के बराबर विभिन्नताएं पाई जाती है, और सबसे तेज़ी से अलैंगिक जनन ही होता है। क्लियर है। और एक ही प्रकार के जो अलैंगिक जनन उसे बोलते हैं क्लोम कहते हैं। नेक्स्ट,
परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प स्थानांतरण होना क्या कहलाता? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग पता होगा, पेड़ पौधा के बारे में आप लोग को बताता हूँ। देखिए परागकण एक प्रक्रिया है, परागकण एक प्रक्रिया जिसके देखिए सबसे पहले आप लोग मान लीजिए कि मैं फूल बनाता हूँ, तो ये फूल अगर मान लो तो जो फूल का जो बाहरी पार्ट उसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज, और ये जो खिला हुआ पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं पुंज बोलता हूँ। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स एक नर का पार्ट्स होता है एक मादा का। तो नर का देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स ये नर का पार्ट्स होता है, तो ये जो ये जाता है इससे बोलता है पुंकेसर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। ये सॉरी पुंकेसर बोलते हैं इसे। देख इससे हम लोग बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? ये तंतु जा रहा। अब यहाँ पे जो जमा होता है उसे बोलते हैं पुंकेसर, और ये दोनों पार्ट्स को हम बोलते हैं परागकण, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार महिला का जो पार्ट्स होता है आप लोग देखे होंगे, तो विजांड होता है। देखिए तो देखिए परागकण के एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसे हम लोग जो बोलते हैं परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागन कहते हैं, ठीक है, परागन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखिए, ये पार्ट्स जा रहा है, ये होता है मेल का पार्ट्स होता है, ठीक है। और फीमेल का जो पार्ट्स होता है ना वो तो आपका अंडाशय बीच में रहता है और इस टाइप से भरा हुआ रहता है एक वर्त। देखिए ये होता है अंडाशय। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे पास तो फिगर नहीं, नेक्स्ट में ला दूंगा। ये होता है अंडाशय होता है, ठीक है। ये होता है वर्तिका। क्या होता है फ्रेंड्स? ये वर्तिका। ये होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र है। ये मेल का जो पार्ट्स है ये तंतु है, ठीक है। ये जो होता है यहाँ पे जाते हैं, चाहे हवा के माध्यम से या फिर पानी के माध्यम से, ये जल के माध्यम से अगर जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं परागन। क्या बोलते हैं? परागन। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये नीचे अगर आ गया तो इसे बोलते हैं निषेचन। क्लियर है? ये होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? परागन। क्या हो गया इसका आंसर? परागन हो गया, ठीक है। तो परागन का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परागन, ठीक है, परागकण का, ठीक है, ये होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, भ्रूण को माँ के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को देखिए, ये मैं फिगर बना रहा हूँ, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए फिगर नहीं, आप लोगों को पूरा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये इस टाइप से पार्ट्स होता है। देखिए इस टाइप से फ्रेंड्स पार्ट्स होता है। यहाँ पे होता है अंडाशय, यानी कि 2 अंडाशय होता है मेल में, जो कि प्रत्येक 30 डेज पे बनता है। ये अंडाशय है जो कि इसमें हार्मोन की वजह से अंडाणु बनता है। ये अंडाशय आप लोग का इस माध्यम से ये फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे जाते रहता है। प्रत्येक 28 दिनों पे लड़कियों के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण ये जाते हैं इस फैलोपियन ट्यूब तक, ये जाते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये जाते हैं, यहाँ पे जो वजाइना रहता है यहाँ से जाता है स्पर्म जाते हैं। तो ये स्पर्म अगर इसमें जाके दोनों मिल जाते हैं, इससे बनते हैं युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से नए युग्मनज का निर्माण होता है। क्लियर है? अब फ्रेंड्स ये देखिए इसे ये जो बच्चा बनता है, यानी ये देखिए ये युग्मनज है। अब ये अगर पेट में तो उसे बोलते हैं भ्रूण। अब देखिए इसको जो भोजन के लिए भोजन के लिए भोजन के लिए जहाँ पोषण प्राप्त होता है यहाँ पे, यानी पोषण मिलता है, पोषण यहाँ से इस पार्ट्स को, इसे हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, यानी इस पार्ट्स को लोग प्लेसेंटा बोलेंगे। क्लियर है? और तो और आप लोग ध्यान देखिएगा, ये जो नली है इसको बोलते हैं फाइलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फाइलोपियन ट्यूब। तो जो निषेचन होता है वही फाइलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु शुक्राणु का जो मिलन भी होता है फाइलोपियन ट्यूब में होता है। अब पोषण की जो प्राप्ति होती है वह फ्रेंड्स याद रखेंगे प्लेसेंटा में होता है। क्लियर है? और अंडाशय तो पता चल गया होगा। तो ये था ये फैलोपियन ट्यूब को ही डिम वाहिनी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? प्लेसेंटा। अब 3 क्वेश्चन है, केवल मैं समझा देता हूँ सिंपल वे में। एक ऊर्जा का स्रोत की क्या विशेषता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा, वह तेजी से जलता हो, वह स्वयं आग लग जाए, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक हो, वह महंगा हो। तो फ्रेंड्स सबसे अच्छा होना चाहिए वह प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, यानी कि अच्छा से कार्य करे। नेक्स्ट, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 15 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है? समाप्य ऊर्जा स्रोत उस ऊर्जा को कहते हैं जो समाप्ति के आधार पे है। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए समाप्त ऊर्जा स्रोत यहाँ पे कोयला हो जाएगा, क्योंकि कोयला कभी भी समाप्त हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होता है अभी मैं आप लोग को बताया था। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए पराग कोश में क्या होता है, ठीक है। वैसे आप लोग ऑप्शन में बता देता हूँ ABCD में, ठीक है। समझ में आ गया वो कहाँ पे होने वाला परागकण होता है, ठीक है। तो ये था आप लोग का कुछ क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन लाया था, जो आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग देख लीजिए, काफ़ी बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे इसके बाद मैं फिर वीडियो में अपलोड करूँगा एग्जाम के अकॉर्डिंग। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टूडियो। थैंक यू सो मच।